तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महावीर स्टडीज़। और मेरा यूज़र नेम है सन्नी राठौर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस वाले चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इसकी कुछ बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि यूरोप में राष्ट्रवाद, तो ये राष्ट्रवाद, ये जो वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए भाई, राष्ट्रवाद, राष्ट्र यानी कि कोई एक देश, वाद यानी कि अपने जो देश है उसके प्रति जो प्रेम होता है उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि हम सारे के सारे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से लोगों ने अपने अपने राष्ट्र के प्रति अपने अपना प्रेम दिखाया और किस प्रकार से लोगों ने अपने अपने देशों का गठन किया था। ठीक है, तो चलिए अब हम इस चैप्टर में शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम एक फ्रेडरिक सॉर्यू नाम का एक व्यक्ति है, उसने क्या किया है, वो एक फ्रांसीसी कलाकार है, चित्रकार है। उसने क्या किया, एक अपने सपने का एक सुंदर सा, सुशील सा क्या बनाया, एक चित्र बनाया है। और उस चित्र में उसने क्या किया, अपने ही सपने के बारे में लिख दिया, जो कुछ उसने सपने में देखा या जो भी उसका अपने मंदिर की भावना थी वो सब कुछ उसने लिख दी। अब उसने क्या क्या लिखा और ये कब लिखा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए भाई, 1848 में फ्रेडरिक सॉर्यू नामक एक फ्रांसीसी कलाकार ने चार चार चित्रों वाली एक श्रृंखला बनाई। इसने क्या किया, चार चित्रों वाली एक श्रृंखला बनाई। ठीक है, इसने क्या किया, चार चित्रों को एक साथ में जोड़ दिया। कैसे, एक चित्र, फिर दूसरा चित्र, फिर तीसरा चित्र, फिर चौथा चित्र। इस प्रकार से इसने चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। यानी कि पहले वाले चित्र में कुछ देश के लोग थे, दूसरे वाले चित्र में कुछ देश के, तीसरे वाले में कुछ, इस प्रकार से एक दूसरे से लाइन वारी जुड़े हुए थे। फिर क्या हुआ, इस श्रृंखला में यूरोप एवं अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है। इस श्रृंखला में किसको दिखाया गया है, यूरोप, वो सॉरी अमेरिका और यूरोप के लोगों को दिखाया गया है। सभी स्त्री, इस वाले ही इसी की बात हो रही है, सभी स्त्री एवं पुरुष स्वतंत्रता की प्रतिमा की प्रार्थना करते जा रहे थे। सारे के सारे स्त्री और जो पुरुष थे ना, एक ही श्रृंखला में यानी कि एक ही लाइन में लगे हुए थे और किसकी प्रतिमा की प्रार्थना करते हुए जा रहे थे, जो उसकी थी, क्या नाम कहते हैं उसे, स्वतंत्रता की। ठीक है, स्वतंत्रता की एक मूर्ति थी, प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति। ठीक है, इस प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल तथा दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र था। इसके अंदर भाई क्या था, एक हाथ में जो वो थी ना प्रतिमा, जिसकी सारे के सारे लोग प्रार्थना करते हुए जा रहे थे, उसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल थी, ज्ञानोदय यानी कि ज्ञान की मशाल। ठीक है, और दूसरे हाथ की तरफ में क्या था, दूसरे हाथ में भाई मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। दूसरे हाथ में अधिकार था, पहले हाथ में एक मशाल थी जो ज्ञान की थी, और दूसरे वाले हाथ में क्या था, एक अधिकारों का घोषणा पत्र था जिसमें सारे के सारे मानवों का अधिकार था। अब सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के अवशेष बिखरे पड़े हैं। यानी कि जहां पर ये प्रतिमा थी, उस प्रतिमा के सामने क्या था, अवशेष डले थे, कुछ टुकड़े डले थे। वो किसके थे, वो निरंकुश। अब निरंकुश का क्या अर्थ होता है, इसको हम अभी आगे चल के समझेंगे। ठीक है, तो निरंकुश जो शक्तियां थी, यानी कि गलत जो शक्तियां थी, उनकी सबके अवशेष बिखरे हुए पड़े हुए थे। ठीक है, इस जुलूस का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड कर रहे थे। यानी कि ये जो सब कुछ हो रहा था, इसका नेतृत्व ये किसके नेतृत्व में हो रहा था, तो ये अमेरिका और स्विट्जरलैंड, इन दोनों देशों के नेतृत्व में ये सब हो रहा था। ठीक है, तो ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह और उनके फरिश्ते इस दृश्य पर नजर रखे हुए थे। अब भाई इस दृश्य पर नजर कौन रख रखा था, किसने रख रखा था, ऊपर ईसा मसीह। ईसा मसीह कौन थे भाई, ईसा मसीह जो अंग्रेज लोग होते हैं उनके भगवान, यानी कि क्रिश्चियन लोग हुआ करते थे, उनके ये भगवान हुआ करते थे। ठीक है, और चित्रकार ने इसका प्रयोग सभी देशों के लोगों के बीच में भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए किया है। यानी कि जो ईसा मसीह है, इनका प्रयोग क्यों किया इस चित्र के अंदर, तो भाई इनका प्रयोग इसलिए किया ताकि सभी देशों के अंदर क्या हो जाए, एकता की भावना जाग जाए, भाईचारा यानी कि प्रेम आ जाए सभी देश के लोगों के अंदर, ताकि वो लड़ाई झगड़े को भूल जाए और सब एक हो जाए। इसलिए इन्होंने भगवान का चित्र दिखाया था, यानी कि ईसा मसीह का चित्र दिखाया था। चलिए, हमारा ये टॉपिक तो खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। यहाँ से भाई बहुत जरूरी आ जाता है, आपसे यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज पूछा जाएगा कि ये जो चित्र था ये कब बना, तो आपको बताना है 1848 में बना था। और ये किसने बनाया था, ये बनाया था भाई फ्रेडरिक सॉर्यू नामक एक चित्रकार ने बनाया था या कलाकार ने बनाया था। ठीक है, अब देखिए भाई, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो देखो, फ्रांसीसी क्रांति 9th क्लास में याद है या नहीं है, 9th क्लास में पढ़ाया गया था। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, कब हुई थी, 14 जुलाई 1789 को हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि भाई अफवाह फैल चुकी थी कि जो राजा है लुई 16वां, उसने क्या किया है, आदेश दे दिया अपनी सेना को कि जाओ सारे के सारे शहर में फैल जाओ। लेकिन अफवाह फैल गई थी कि लुई 16वां ने क्या दे दिया आदेश, आम जनता पर गोली चलाओ। तो ये अफवाह फैल गई थी लोगों के मन में।
तो भाई क्या हुआ था, यहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई थी, यानी कि पहली राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति हुई थी वो 1789 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, फ्रांस में हुई थी। अब इसी के बारे में बात करते हैं, जब यहाँ पर ये क्रांति होगी तो क्रांति के बाद क्या हुआ, क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया भाई फ्रांसीसी क्रांति हुई, लुई सोलवा मर गया था, और फिर एक गठन का भी वो हुआ था, निर्माण किया गया था, एक गठन भी बनाया गया था, वो नेशनल असेंबली भी बनाई गई थी। ठीक है, तो अब इसके बाद में क्या हुआ, देश का निर्माण कैसे हुआ, फ्रांस कैसे बना, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, उसके आगे बात करते हैं। तो राष्ट्रवाद की, सॉरी इधर की लगाना भूल गया, भाई की है इधर की। ठीक है, तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 को हुई थी। ठीक है, 1789 को ही हुई थी। इसके बाद घोषणा की गई कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन किया जाएगा। ये घोषणा कर दी गई कि लोगों के द्वारा ही जो है देश का निर्माण किया जाएगा। आखिरकार एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया था, एक नया झंडा भी चुन लिया गया, स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली रख दिया गया था, और सहनाइयां बजी, शपथें ली गई, नई स्तुतियां यानी कि नई नई वो बने, कानून बने, और स्तुतियां रची गई तथा शहीदों का गुणगान किया गया। ये सब किसके नाम पर हुआ, यह सब राष्ट्र के नाम पर किया गया था। ठीक है, ये सब कुछ भाई हुआ था जब ये क्रांति हो चुकी थी, फ्रांसीसी क्रांति। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था बनाई गई जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया था। अब क्या किया गया भाई, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बना दी गई, यानी कि केंद्र स्तर पर एक शासन रहेगा जिसका सारे के सारे देश के ऊपर कब्जा रहेगा। यानी कि जैसे अब है वर्तमान में, कैसे भाई श्री मोदी जी का, उसी प्रकार से उस समय कर दिया गया केंद्र में व्यवस्था। और पेरिस में प्रयोग होने वाली फ्रेंच भाषा को ही वहां की कौन सी भाषा बना दी गई, राष्ट्रभाषा। उस समय की बात हो रही है, लेकिन इस समय भाषा बदल चुकी है। ठीक है, फ्रांस में हुई घटनाओं का पता अन्य देशों में चला तो छात्र मध्य वर्ग के कई लोगों को जैकोबिन क्लबों का निर्माण किया गया। अब भाई क्या हुआ, जैसे ही लोगों को पता लगा, अरे भाई वाह उसमें ये सब कुछ हुआ है, तो सभी लोगों ने, पता है आम नागरिकों ने क्या किया, छात्रों ने क्या किया, तो मध्यम वर्ग और छात्रों ने, इन सभी लोगों ने अपने अपने जैकोबिन क्लब बना लिए, और क्लब बना करके इन्होंने भी आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। फिर क्या हुआ, नागरिक संहिता, ये नागरिक संहिता की जिसे हम नाम से जानते हैं ना, इसको नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और इसी ने क्या किया था, जन्म पर जुड़े हुए विशेष अधिकारों को समाप्त करने या कर दिया था इसी ने, जिसे नेपोलियन की जो संहिता है, इसे नागरिक संहिता भी बोला जाता है। इसने क्या किया, विशेष अधिकार जो थे उसको समाप्त करने की इसने बात कही थी। ठीक है, किसानों, मजदूर, उद्योगपतियों आदि ने मिली आजादी का स्वाद लिया। यानी किस किसने लिया था भाई, उद्योगपति ने, मजदूरों ने और किसानों ने, सभी लोगों ने मिलजुल करके जो आजादी मिली थी इसका स्वाद लिया था। अब देखिए भाई, नया टॉपिक है कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। ठीक है भाई, तो देखिए भाई, ये मध्यम वर्ग था, ये वाला, ये नया वर्ग उभरा था। ये कैसे उभरा है भाई, इसकी एक कहानी थी छोटी सी, अब बता देता हूँ ऐसे है ना। तो क्या हुआ, कामकाज अच्छे चलने लगे, व्यापार बहुत अच्छे चलने लगे इन लोगों के, जिससे क्या हुआ, एक नया समूह उभरा जिसका नाम क्या था, मध्यम वर्ग। जैसे फ्रांसीसी क्रांति में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, कुलीन वर्ग तो आप लोगों ने पढ़ी रखा है पहली वाली क्लास में। तो भाई देखो क्या हुआ, ज्यादातर जमीन का मालिक कुलीन वर्ग था। ठीक है भाई, यह यूरोपीय महाद्वीप का सबसे ज्यादा प्रभावशाली वर्ग था। कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावशाली वर्ग था, मध्यम वर्ग, यूरोपीय महाद्वीप का। यह ग्रामीण इलाकों में जमीन तथा शहरों में बड़ी हवेलियों का मालिक होते थे। ये भाई कहाँ क्या होते थे, इनके पास ज्यादातर जमीन हुआ करती थी, ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली हुआ करते थे, और ज्यादातर हवेली शहरों में इनके पास होती थी, और गाँव में ज्यादातर जमीनें, खेत इनके पास हुआ किया करते थे। उच्च वर्ग के बीच यह कौन सी भाषा प्रयोग करते थे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये उच्च जो वर्ग हुआ करता था उनके बीच में ये मध्यम वर्ग किस भाषा का प्रयोग किया करता था, तो भाई ये करते थे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, यह वर्ग कम आबादी वाला था। इस वर्ग के ज्यादातर लोग किसान हुआ करते थे। ये जो वर्ग था इसकी आबादी जो थी वो बहुत ही कम थी, लेकिन क्यों थी कम, क्योंकि इसके ज्यादातर जो लोग हुआ करते थे ना वो सारे सारे खेती किया करते थे। ठीक है, तो पश्चिम तथा मध्य में व्यापार का विकास हुआ। पश्चिम तथा मध्य में क्या हुआ भाई, व्यापार उभरा है, व्यापार का विकास हुआ, बहुत ज्यादा तेजी से फैला। फिर जिसके कारण क्या हुआ, एक नया वर्ग उभरा। ठीक है भाई, जिसका क्या नाम था, मध्यम वर्ग। और दूसरा एक और वर्ग था जिसका नाम क्या था, श्रमिक वर्ग। ये दो नए वर्ग उभरे थे। मध्यम वर्ग के लिए आजादी का अर्थ कानून के समक्ष सभी की बराबरी से था। ये जो मध्यम वर्ग था इसके लिए बराबरी का अधिकार क्या था,
इसके लिए भाई बराबरी का मतलब था कि कानून के समक्ष हमको भी समान अधिकार होना चाहिए। जैसे ऊंचे वर्ग की जो जाति के जो लोग हैं या जो अच्छी इनकम जो कमा लेते हैं, जिस प्रकार से उन लोगों को कानून के समक्ष अपनी बात करने का अधिकार है, उसी प्रकार से इन लोगों को भी अधिकार होना चाहिए। यही थी इनके लिए आजादी का मतलब। ठीक है भाई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उदारवाद ऐसी सरकार पर बल देता था जो सहमति से बनी हो। ठीक है, और 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी को 11 सीमा शुल्क से गुजरना पड़ता था। यानी कि जो भी व्यापारी कहाँ से जाएगा, हैम्बर्ग से, और ये न्यूरेमबर्ग, यानी कि एक देश से, जैसे मान लो ये हैम्बर्ग है और ये मान लो न्यूरेमबर्ग है, तो यहाँ से जो भी व्यक्ति यहाँ पर जाएगा उसको ना 11 सीमा शुल्क से, इस प्रकार से 11 सीमा शुल्क होते थे, यानी कि टैक्स होते थे। हर जगह उसको टैक्स देना पड़ता था। सीमा शुल्क, ये जो सीमा शुल्क है इसका मतलब होता है टैक्स, यानी कि उसको इतने प्रकार से टैक्स से गुजरना पड़ता था। ठीक है, और जो एक टैक्स होता था वो 5% उसको टैक्स देना पड़ता था। लगभग ये जो टैक्स था ये 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। और मलमल के कपड़े या मलमल के कपड़े को मापने वाला पैमाना, जो मलमल के जो कपड़े होते हैं उनको मापने वाला एक पैमाना होता है, और वो पैमाना क्या है, वो पैमाना है एले। ठीक है, और ये एले जो था ये क्या होता था, ये साइज के हिसाब से छोटा बड़ा होता रहता था। ठीक है, इसकी लंबाई जगह के साथ घटती थी और बढ़ती भी रहती थी। यानी कि ये जो था ये एले, ये कभी या तो जैसी साइज है या जैसी लंबाई है इसी के अनुसार या तो घटेगी या तो बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी के साथ भाई हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये तो समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट के डालूंगा। तब तक के लिए भाई बने रहिए मेरे चैनल पर और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए भाई। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है इनमें। जय श्री राम।